क्रिकेट, बेतहाशा पैसा और बहुत सारे घोटाले। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बिलियन डॉलर साम्राज्य और उसकी नींव हिला देने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस विफलताओं पर आधारित इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे जहां एक शानदार खेल, अंधाधुंध पैसा और सिस्टम की कमजोरियां आपस में बुरी तरह टकराईं। तो बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे विवाद के स्तर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी वित्तीय हैसियत को समझना होगा। साल 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और देखते ही देखते महज 2 सालों के भीतर 2010 आते आते इसकी ब्रांड वैल्यूएशन 4.13 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई, मतलब 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा। जब इतना अथाह पैसा इतनी तेजी से कहीं बरसने लगे तो बिना किसी सख्त लगाम के सिस्टम में दरारें आना बिल्कुल तय था। अब सवाल उठता है कि ये सारा पैसा जा कहां रहा था। जरा इस रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। शुरुआत से ही ये साफ था कि फोकस कहां है। कुल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 54%, सीधे फ्रेंचाइजी मालिकों की जेब में जाता था। 40% खुद लीग के पास रहता था और जो खिलाड़ी मैदान पर असली पसीना बहा रहे थे उनकी प्राइज मनी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6%। ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि यहां खेल से ज्यादा मुनाफे पर जोर था। भाग 1, द बिलियन डॉलर क्रिकेट बूम। कैसे एक पारंपरिक खेल अचानक एक विशाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदल गया। भाग 2, सिस्टम में दरारें, जब विकास की रफ्तार कायदे कानूनों से कहीं आगे निकल जाए। यहां एक बहुत भारी भरकम शब्द बार बार आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आखिर ये बला क्या है? आसान भाषा में कहें तो जब अरबों डॉलर का लेन देन हो रहा हो तो निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ कड़े नियम चाहिए होते हैं। ये वो मजबूत नींव है जिस पर किसी भी बड़े ढांचे को टिकना चाहिए, ताकि निवेश करने वालों से लेकर काम करने वालों तक हर किसी का हित सुरक्षित रहे। लेकिन आईपीएल के मामले में ये नींव ही गायब थी। एक आम कॉर्पोरेट ढांचे में बाहर के स्वतंत्र डायरेक्टर होते हैं जो निष्पक्ष ऑडिट करते हैं, लेकिन आईपीएल में यहां तो लीग का प्रशासन चलाने वाले अधिकारी ही टीमों के मालिक बनकर बैठ गए। कुछ के पास तो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स तक थे। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, जब नियम बनाने वाला और खेलने वाला एक ही इंसान हो तो गड़बड़ी कैसे नहीं होगी। भाग 3, द आर्किटेक्ट्स डाउनफॉल। आईपीएल के स्थापक की ही विदाई। इन्हीं ढांचागत कमियों का नतीजा निकला एक बहुत बड़ा फ्रॉड, और इसकी शुरुआत हुई खुद आईपीएल के जन्मदाता ललित मोदी के निलंबन से। इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। 106 मिलियन डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो राशि है जिसके गबन का आपराधिक मामला लीग के ही निर्माता के खिलाफ दर्ज हुआ था। यह इस बात का सबूत था कि पर्दे के पीछे वित्तीय अनियमितताओं का खेल कितने बड़े पैमाने पर खेला जा रहा था। भ्रष्टाचार के कुल 22 गंभीर आरोप। जी हां, 22। 2010 में नई फ्रेंचाइजी की बोलियों में धांधली की गई। मीडिया अधिकारों में 80 मिलियन डॉलर के किकबैक्स यानी कमीशनखोरी हुई। वेब पोर्टल के अधिकार भाई भतीजावाद के चलते करीबियों को बांट दिए गए। और तो और कई टीमों में प्रॉक्सी ओनरशिप यानी बेनामी मालिकाना हक भी रखा गया। ये खुलेआम निष्पक्ष बाजार के नियमों का मजाक उड़ाने जैसा था। भाग 4, 2013 का स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग स्कैंडल, जब बोर्ड रूम का लालच रिस्कर मैदान तक पहुंच गया। जब सबसे ऊपर बैठे लोगों के कामकाज में कोई पारदर्शिता न हो तो उसका जहर नीचे तक पहुंचना ही था। ये टाइमलाइन बताती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। मई 2013 में खिलाड़ी और बुकी पकड़े गए। उसके तुरंत बाद फ्रेंचाइजी मालिकों का सस्पेंशन हुआ। मुदगल कमेटी और फिर लोढ़ा कमेटी की जांच हुई, और अंततः क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पूरी की पूरी फ्रेंचाइजियों को ही 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घोटाले की आंच किसी एक स्तर तक सीमित नहीं थी। इस लिस्ट को देखिए। एस श्रीसंत जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप, चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी का आरोप। मैदान से लेकर वीआईपी बॉक्स तक हर जगह इस कमजोर सिस्टम का असर साफ दिखाई दे रहा था। फिक्सिंग माफिया के लिए ये सब इतना आसान क्यों हो गया था? इस नंबर को देखिए, 12 मिलियन पाउंड। अनुमान है कि उस समय केवल एक सिंगल मैच पर इतना भारी भरकम पैसा अवैध सट्टेबाजी में लगाया जा रहा था। जब एक एक मैच पर करोड़ों अरबों का काला धन दांव पर लगा हो और सिस्टम में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कमजोरियां हो, तो ये फिक्सिंग सिंडिकेट्स के लिए किसी खुले निमंत्रण से कम नहीं था। तो यहां रुककर एक बहुत जरूरी सवाल पूछना बनता है, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?
जब ये सारे घोटाले बाहर आते हैं तो अरबपति मालिकों को शायद कुछ जुर्माना देना पड़े या थोड़े समय का सस्पेंशन झेलना पड़े, लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा और सबसे बुरा नुकसान उन लोगों का होता है जो इस खेल की असली जान है। भाग 5 द कॉस्ट टू लेबर, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की असुरक्षा। इस पूरे कमर्शियल तमाशे में सबसे असुरक्षित खिलाड़ी ही होता है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का अंतर्राष्ट्रीय करियर औसतन सिर्फ 7 से 8 साल का होता है। इसी छोटे से वक्त में उसे अपना पूरा भविष्य सुरक्षित करना होता है। ऊपर से बेतहाशा मैचों का शेड्यूल, इंजरी का डर और फिर फिक्सिंग माफिया का दबाव। अगर सिस्टम ही साफ सुथरा नहीं होगा तो ये खिलाड़ी इन खतरनाक सिंडिकेट्स का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। ये पूरा मामला इतना शर्मनाक हो चुका था कि देश की सर्वोच्च अदालत को सख्त से सख्त लहजे में टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हितों के टकराव के बावजूद एन श्रीनिवासन का बीसीसीआई प्रमुख बने रहना घिनौना है। ये शब्द घिनौना कोई साधारण शब्द नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में एक ऐतिहासिक थप्पड़ था। आज भी ये लीग हर साल अरबों का रेवेन्यू छाप रही है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐसे खोखले और समझौतों से भरे आधार पर खड़ा कोई भी ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्पायर लंबे समय तक टिक सकता है? क्या ये उन खिलाड़ियों के साथ न्याय है जिनकी मेहनत और पसीने से ये पूरी अरबों की इंडस्ट्री चलती है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।